ये देखो ये बूढ़ा आदमी, इसके क्या व्यूज हैं सुन के देखो। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? उमर खालिद तेरी चाची का लड़का है भाई। ऐसी में जाए सारी पॉलिटिक्स। मैं आपको एक बहुत ही क्लियर चीज बता देता हूँ। आपने ब्रिटिश एम्पायर का नाम सुना है जिसने इंडिया पे राज करा? फ्रेंच एम्पायर या फ्रांस, हिटलर वगैरह सब थे, है ना। कभी आपने पोलिश एम्पायर सुना है? नहीं सुना ना, क्योंकि पोलैंड जो है ना वो 123 साल तक मैप पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर क्यों? इनफैक्ट पोलिश एम्पायर तो वो था जिसने अरब के इस्लामिक इन्वेजन को यूरोप से बचा के रखा। इतना स्ट्रॉन्ग था पोलिश एम्पायर, लेकिन उसको इन्होंने तोड़ के रख दिया। पता कैसे तोड़ा? पोलिश एम्पायर में जितने भी स्टेट्स वगैरह आते थे ना, या इन्फ्लुएंशियल फैमिली आती थी, तो उन्होंने उनको नोबल्स बना रखा था। पार्लियामेंट में उस टाइम की जो भी रही होगी, उसमें जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा ना, तो हर नोबल के पास अपनी फ्रीडम है कि वो क्या बोलना चाहता है क्या नहीं, और उसके पास वीटो पावर है कि वो अगर कोई प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल करना चाहता है तो वो कर सकता है, सीधे वीटो कर सकता है उसको। उस चीज का फायदा रशियन एम्पायर और यूरोपियन एम्पायर्स ने उठाया। एक आदमी को रिश्वत देनी थी, पटाना था, और उन्होंने कई सालों तक क्या किया कि नोबल्स के थ्रू उस पोलिश एम्पायर के ग्रो होने के लिए नेवी, मिलिट्री जो भी चाहिए होता था डेवलप करने के लिए, उसको वो वीटो करवा देते थे, और पोलिश एम्पायर कई सालों तक ग्रो नहीं करा। उसके बाद पोलिश एम्पायर को इन्होंने डिवाइड करके तोड़ के बखेर दिया। वो दुनिया में मैप में ही नहीं बचा। आज तो पोलैंड है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी जो है ना वो आज भी इस्तेमाल होती है। कैसे इस्तेमाल होती है? 2020 के आसपास एमनेस्टी इंटरनेशनल के कई सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करे थे जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, लेकिन इनका पर्पस एक था। पर्पस ये कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते रहो। गवर्नमेंट के जो लूप होल्स होते हैं ना, उनका फायदा उठा के वही काम करो जो नोबल्स के थ्रू कराया गया था पोलिश एम्पायर में। ये उमर खालिद वाला इंसिडेंट उसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। सब कुछ छोड़ो यार उमर खालिद का। उमर खालिद ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था जो दो लोगों के लिए था। एक तो अफजल गुरु और एक था उसमें मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट पता है कौन आदमी है? जिसने 1966 में कश्मीर के अंदर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को अपनी टीम के साथ में मारा था। जब उसने वो कांड किया ना, तो गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको जेल भेज दिया। लेकिन वो जेल तोड़ के भाग गया पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में। वहां से उसने JKLF को फाउंड करा, जिसने कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया कश्मीर से। कश्मीरी पंडित पे जो भी उन्होंने अत्याचार करे, फिर उसको पुलिस ने दोबारा पकड़ा, और जब उसे पकड़ा है ना, तो वो जो JKLF को फाउंड करा था उसने, यूके के अंदर उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट को किडनैप कर लिया और उन्होंने मांग करी कि मकबूल भट्ट को आजाद कर दो। जब इंडियन गवर्नमेंट ने आजाद नहीं करा तो उन्होंने हमारे इंडियन डिप्लोमेट को मार दिया। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 1984 में। जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को गुस्सा आया कि भाई टेररिस्ट हमें झुका कैसे सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर मकबूल भट्ट को सीधे फांसी चढ़ा दी। बस यही लूप होल है, और इसी को ये बोलते हैं जुडिशियल किलिंग। मतलब ये कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर चांस नहीं दिया, ह्यूमन राइट वायलेशन कर दिया, एक इंसान को कोर्ट में खड़े होने का चांस नहीं दिया। इनकी लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई इनकी कुछ नहीं है, फंडिंग बाहर से आती है, इनको देश को डिवाइड करना है, और कोई पर्पस नहीं है इन अल्ट्रा लेफ्ट वालों का। ये जो सौरभ दास बैठा था ना, जो कॉकरोच जनता पार्टी का, इस आदमी के काम देख लेना आप। इस आदमी के काम यही है कि गवर्नमेंट के लूप होल्स को ढूंढो और उस पर अटैक करो।